प्रसिद्ध कवि हरिओम पवार ने कुछ पंक्तियां लिखी थी। जाने माने गुंडे संविधान बने बैठे हैं, आज सत्ता पर वो तने हैं जिनके दोनों हाथ खून से सने हैं। कुछ ऐसा साक्षात्कार हो रहा है आजकल की राजनीति में। अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, ये दो विषय ऐसे हैं जिन पर पिछले कुछ वर्षों में ना जाने कितनी बहसें हुई, लेख लिखे गए, किताबें लिखी गई एवं अपराध और राजनीति के गठजोड़ के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल भी की गई और सामाजिक राष्ट्रीय संदर्भों में इसकी जमकर आलोचना हुई। लेकिन इस गठजोड़ की जितनी आलोचना हुई, ये उतना ही मजबूत होता गया। भारतीय राजनीति में अपराधियों का प्रभाव ही नहीं बढ़ा है, बल्कि अब राजनीति अपराधियों के लिए आरक्षित हो गई है। चुनाव में बढ़ता धन बल, बाहुबल और अपराधीकरण लोकतंत्र को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। सन 2006 में चुनाव आयोग ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा गया था कि यदि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में जरूरी बदलाव नहीं किए गए तो वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद और विधानसभाओं में दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम जैसे लोग बैठेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल स्वयं इस दलदल से नहीं उबरना चाहते। तभी तो अधिकतर पार्टियों ने सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का विरोध किया था जिसमें कहा गया था कि यदि अदालत विधायिका के किसी सदस्य को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाती है तो वह अपनी सदस्यता बरकरार नहीं रख सकता। इसी फैसले को बेअसर करने के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा संसद में विधेयक लाया गया था जो पास नहीं हो सका। 16वीं लोकसभा के चुनाव प्रचार में मोदी जी अपने भाषणों में कहा करते थे कि उनकी पार्टी में या तो वे रहेंगे या ऐसे लोग जिन पर किसी भी प्रकार के मुकदमे दर्ज है। तब एक उम्मीद जागी थी कि शायद अब राजनीति में फिर से एक नई सुबह होगी, लेकिन सत्ता आसीन होते ही भाजपा दल में तो छोड़िए, मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में ही ऐसे नेताओं को शुमार कर लिया जिनमें से कईयों पर संगीन आरोप है। आज पूरे देश के साथ अपना शिल्पांचल भी इससे अछूता नहीं है। यूं तो अपराधी छवि वाले बाहुबलियों का दबदबा तो यहाँ राजनीति में पहले से ही था, किंतु मौजूदा दौर में बाहुबली ही राजनेता बने। यहाँ भी राजनीति से ताल्लुक रखने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर कई तरह के संगीन आरोप लगे हैं। कुछ ऐसे दिखावटी लोग खुद सीधे तौर पर जब राजनीति से नहीं जुड़ पाते तो अपने परिवार के अन्य सदस्य को सामने खड़ा कर देते हैं। ऐसे लोग जिन पर हत्या के आरोप है, वे भी राजनेताओं के साथ मंच साझा करते हुए नजर आते हैं। अब इस तरह की राजनीति को किस नजर से देखा जाए? यहाँ तो गंभीर अपराध के आरोपियों को भी राजनीतिक दलों का संरक्षण मिल जाता है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ नेताओं के आवाज बुलंद होने लगते हैं। बीजेपी কর্মীদেরকে রাতে রন্ধ করে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে, কিসের সাথে ওসি সাহেব জবাব দাও, বিজেপি কালা কৌশিক আমাদের ঘনিষ্ঠ, মানে ও আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি জয়েন করেছিল ইলেকশনের আগে। আফটার ইলেকশন 2 তারিখের পর তার বাড়িতে 2 তারিখ রাত্রেই তার বাড়ি ভাঙচুর হয়, হামলা হয়। এই ব্যাপারে ওই কৌশিক গুপ্ত থানাতে অভিযোগও করেছে, কমপ্লেন দিয়েছে। তার কৌশিকের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিকভাবে আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। কৌশিক আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিক কার্যক্রমেও থাকে না। কিন্তু বাকি যারা 2জন অ্যারেস্ট হয়েছে তাদের একজন হচ্ছে মণ্ডল 3-এর জেনারেল সেক্রেটারি আর একজন কার্যকর্তা যে রাজীব সাহা, আমাদের 3 নম্বর মণ্ডলের সেক্রেটারি, আর আমাদের বসন্ত দাস আমাদের কার্যকর্তা, একদম রেগুলার কার্যকর্তা। মানে কালকেও তারা পার্টি বুঝেছিল, পার্টি বেশি রেজিস্টার দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এখন কাল মাঝরাতে এদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমরা জানতে পারছি না, শুনতে পাচ্ছি কোনো ডাকাতি এরকম কিছু কেসে ট্যাগ করা হয়েছে। কীভাবে হতে পারে আমরা জানি না। আপনারা জানেন, প্রত্যেকে প্রেস মিডিয়ার বন্ধু যারা রয়েছেন আপনারা তো জানেন পশ্চিমবঙ্গের কেস কীভাবে তৈরি করা হয় আর কীভাবে মানুষকে ডিফেম করা হয়, সেটা তো আপনাদেরকে নতুন করে বলতে আমি পারবো না। আপনারা নিজেরাই राजनीति को किस नजर से देखा जाए? हालत ये है कि आज अधिकांश लोग किसी आइडियोलॉजी के तहत समाज सेवा करने के भाव से राजनीति में नहीं आ रहे हैं, बल्कि राजनेता बनकर खुद हुकूमत करने के इरादे से राजनीति का क्षेत्र चुन रहे हैं। आज जरूरत है व्यापक चुनाव सुधार की, जिससे राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोका जा सके। इसके लिए पार्टियों को मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। हर दल को साफ सुथरी छवि वाले लोगों को सामने लाना होगा और जनता को भी जागरूक होना होगा। ऐसे अपराधी छवि वाले नेताओं को सिरे से नकारने की जरूरत है। राजनीति में बढ़ते अपराध का कारण यह नहीं है कि राजनीतिक दलों में दुर्जन सक्रिय है, बल्कि सज्जन यानी कि जनता ही निष्क्रिय है। इसलिए वक्त रहते यदि हम सचेत नहीं हुए तो आने वाले दिनों में इसका भुगतान हमारी आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा।